Hello, I'm audible. यस सर। Yes, sir. यस सर। गाइस हॉल टिकट किस किस ने डाउनलोड कर लिया? मतलब आ सबने गई क्या हॉल टिकट कर लिया। हाँ, हॉल टिकट आ गया। सब लोग आप डाउनलोड कर सकते मेरे कहा दोपहर को ही आ गया। ओके ओके। हॉल टिकट कब आया? हाँ, दोपहर को ही दोपहर भाई आया। दोपहर। ये स्टूडेंट कब पोर्टल से हुआ। जाके डाउनलोड कर सकते को जब आप जस्ट एक एग्जाम में मिनट। क्या आने वाला है? ग्रुप पर किसी ने भेजा भी यार नहीं हॉल हॉल टिकट। टिकट लिंक आई नहीं हम लोग को। ऑलमोस्ट मैं 200 बार वेबसाइट ओपन करके देखा, कोई नहीं आया। हॉल टिकट कहाँ से आया है? अरे नहीं रे भाई, समर्थ समर्थ स्टूडेंट पोर्टल पोर्टल खोल यूज के हमारा करना तो लेना, आया वहां पे हॉल तेरा टिकट। वेबसाइट स्टूडेंट का नाम पोर्टल है यूज। समर्थ पोर्टल। सब कुछ मैं समर्थ पोर्टल मेरा ओपन ही है। हॉल टिकट यहाँ पे एडमिट कार्ड में दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पर एक्शन किधर नहीं व्यू नहीं बटन नहीं, है। आया है। नहीं नहीं, हाय दिखेगा कोई भाई। स्क्रीन एग्जामिनेशन। शेयर करो ना अपना सबका जिसका आया भी है, आया आपको सबका आ नहीं गया। मालूम क्या पता है? सबका आ गया है। भाई लिंक ग्रुप पे पे सबका शेयर भेजो हुआ, कर ना। दो। मेरा कैसे नहीं आया? नहीं आया अभी तक। नहीं, आया है मैम। हाँ, आ गया है। Guys, just a स्टूडेंट second. पोर्टल I'm में sharing my जाओ, जाके screen. देखो। Go through the हाँ आ गया है only. अरे Also, एग्जाम I में क्या need बात है just सर शो a हॉल बोलेगा? टिकट अभी आया समझ रहेगा उसका तो फॉल। ग्रुप पे भेजना ना प्लीज। इसका आई ले दे रहा बताने दूंगा ना किसी को भी समझ में नहीं आ रहा सबके सब बात कर। Can somebody please share the link for the hall ticket? नो। यस मैम। अरे समर्थ का जो वेबसाइट है ना, उसी पे है। वहां पे आपका एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड डालोगे तो आपका लॉग इन हो हाँ जाएगा। हाँ, Share यस the उसमें मैम। है link in a एग्जाम। chat box, na. Share the link in a chat box. At least we नो। can. आप लोग ग्रुप में ऐड If हो you जाओ don't ना know तो it, तो मिल then जाएगा don't ना। जो share कर रहा है उसको तो share करने दो. No, no, अरे no बाबा, bitch. अरे ग्रुप में ऐड हो जाओ Guys, ना तो मिल everyone जाएगा has उधर से। received the mail यार। मेल पे देख लो ना, मेल पे लिंक है, जो लिंक है सारे उसमें कुछ है, से मेल ओपन भी आया करके है। हम लोगों ने किया बट नहीं आया है उस पे. नहीं आएगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है सब। जो फोटो सिग्नेचर नहीं, अपलोड किया फोटो उसी का सिग्नेचर नहीं आएगा। अपलोड किया है अभी तक। जो नहीं किया वो है अपलोड उसका करना नहीं है, पड़ेगा। नहीं आई थिंक अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो इशू आता है। तो अगर अभी अपलोड कर देंगे सबमिशन से तो पहले मंडे तक अपलोड आ करना है जाएगा। वो। सबमिशन से पहले अपलोड करना है वो। ओके। जिसका हॉल टिकट आया वो लोग स्क्रीन शेयर करो ना अपना जस्ट शो हाउ इट इज। नो। हेलो हॉल फॉर्म टिकट के पकड़ा इसमें है. एग्जामिनेशन में वो चैट कर दिए। वाला कौन है? वाह. मैंने एक वीडियो अपलोड किया है हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करते हैं मैडम एग्जामला चैट चैट 90% स्टूडेंट को तो आ गए हैं। यूट्यूब का अच्छा लिंक तो फिर किसी ने हम तो उस डाला है चैट 90% में, पे नहीं है देखो ना वो भाई, वाला हमें लिंक। नहीं आया है. 90% तो बिल्कुल भी नहीं आया, इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। मेल भी 40% आया है को तो मिला फिर रहेगा, तुम 40%। पकड़ लो। ये चुप करो ना तुम। 110। अरे बाबा तुम लोग ना, अरे बाबा तुम लोग ने फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किया होगा इसलिए इशू बता रहा है। सबका आ गया, जो भी ग्रुप में ऐड हुआ है ना सबका है। मैं निशु मैम किधर है? मैम नहीं तो भाई आना हमको चाहिए जितना आ सामने। रहा है हमारा नहीं फोटो आया है. फोटो अभी ये सिग्नेचर सब इंडियन कुछ आ रहा है. कॉन्स्टिट्यूशन कौन मैम बनाता है? सर तो तुम्हारा फोटो आओ, ये सिग्नेचर तो सब कुछ मिल भाई, रही है। बोलने के लिए है ही नहीं। तो ग्रुप पे एसोसिएशन। इंस्टाग्राम है ना। अरे सॉरी। एक साथ बोल लो सब. फोटो सिग्नेचर तो फॉर्म भरने के टाइम पे अपलोड हुआ था ना, तो अभी कैसे पता चलेगा कि अपलोड है नहीं है? अरे मैडम आपको उधर कुछ सुन दिखाया नहीं रहा है, शांत रहो. अपलोड क्वेश्चन मुझे सेक्शन ये दिखाया जानना है कि अगर फॉर्म हॉल का। टिकट रिलीज हो भी गया है तो तो फिर मेल क्यों नहीं आया? यूनिवर्सिटी से कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आया है कि हॉल टिकट ईमेल आ आया गया है ना है? सबको। नहीं मेल आया आया है है। सबको। मेल आया है, मेल आया है। तो आया है कुछ मैम, नहीं आया आया है। नहीं, हम लोग को तो ना मेल किसी आया ने है, भी ना हॉल टिकट इन्फॉर्म शो क्यों नहीं कर रहा किया है. है अभी ग्रुप तक में? 10 बार चेक कर रहे हैं, कोई हॉल टिकट नहीं आया, ना मेल आया है. क्या तो सब अभी शांत हो आपने सकते हो जिनको क्या? फॉर्म में नहीं क्या होगा। सब शांत हो सकते हो क्या? कोई मैम सर को तो बीच में लाओ ना यार। चाह रहे हैं किसी को समझ में कोई क्या बोल रहा है. वही तो, मैम बैग सर को वालों तो का आने तो आ दो। गया, सब बैग चुप हो वालों का जाओ आ जरा गया। 2 मिनट. जो सर है जो है उनको एटलीस्ट बोलने दो क्या बोल रहे हैं वो. एक तुम मिनट, लोग का मैं बोल रहा तुम वाला हूँ, जो ग्रुप भी नहीं है, व्यासकरण व्हाट्सएप का उसका आ ग्रुप नहीं गया। है कि तुम लोग बोलते रहोगे सब देख लेंगे. चुप रहो। जरा चुप हो जाओ प्लीज. व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखा है, सब बोल रहे हैं, सबको दिख रहा है इधर पे. शांत रहो ना 2 मिनट. भाई कितनों को तो व्हाट्सएप ग्रुप 90% में ऐड ही सबको नहीं किया है। मैं ऐड लिंक हो शेयर. जाओ, ऐड हो जाओ ना। अरे चेक करो ना आप लोग ईमेल। एडमिन कौन है व्हाट्सएप ग्रुप का? भाई उसको नंबर भेजता, यस चैट में मैं, ऐड कर दो मुझे। अरे वो ब्रो नाराज हो मैं गया हूँ, तो सर का मैसेज करो ना. नाराज हो मैं गया हूँ, तो मैं हूँ। कर दूंगा. गाइस फिर से शुरू हो गया, चुप बैठो यार।
इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं किसी को। Hello, hello, hello. Am I audible to you? Am I audible to you? हेलो यस सर Hello. Kindly respond to me. Am I audible to you? Hello. Am I audible? Hello, students. Okay. We will start with the lecture. I'm going to take your lecture on Indian Constitution. I hope you have heard about Indian Constitution before. Is there anyone who have not heard about Indian Constitution? I hope there are no people or no students who have heard about who have not heard about Indian Constitution. Now, I will tell you about what we are going to do in the today's lecture. We will tell about Constitution and its meaning, their terms, the significance of the Constitution, the preamble, the features of the Constitution, and basic structure of Indian Constitution. Am I audible? Yes, sir, you are. Yes, sir. Oh, Yes. Yes, sir. So I want to सर invite म्यूट ही रहने the दो very फिर से first. लोग चालू हो जाएंगे Kindly do not make any noise, otherwise our lecture will get disturbed. So please cooperate. We are actually studying Indian Constitution. So in Indian Constitution, we supposed to know what is the Constitution first. So Constitution means supreme rule of law, supreme rule book, or supreme law of the country. So you have heard about different laws, different acts, but the law which is supreme in nature is called as a constitution. I hope you have understood what is constitution. So how the constitution has formed, any constitution. Let's not discuss first about Indian Constitution. We will discuss about any constitution first. What happened in the historic time, in the 1600th century or during that time in Europe? Some people have gathered and they decide that let's make a state or modern nation state and make some rule books for that operation nation state, and that is where the constitution had started. So we can see the history of Indian Constitution from Machiavelli to Hobbes to John Locke to Mills to the modern Indian nation state. Now, as I have told you, Indian Constitution means supreme law of the country. I hope everybody understood this. Supreme law of country. Give me thumbs up if you are understanding the things. So what is constitution? Constitution means supreme law of the country. And the book in Hello, which Vikas, sir. this, yes. Sorry to interrupt you, sir. But before proceeding further, I just want to know that before ending this session, I hope you will provide all the important questions which will come into the Indian Constitution Yes. paper. Yeah. What I will do, I will dictate some of the questions for last 10-15 minutes. I'll take important doubts. I hope it will be better for people. And I'll give you some of the questions, like 10-15 questions. And do one thing. I'll do one thing. I'll share one Word file on Telegram group. That will be better rather than dictating question. Yeah, sir. Thing is there now, paper pattern. time is very limited right now. Time is very limited and almost like Very 2-3 days. limited. I understand time is very limited. That is why I told you I will share a Word file with the questions on Telegram. Is that fine for you? Yeah. But hope that paper comes from that question only. Nothing extra rather than that. It won't be like that. I cannot give you 200 questions. Definitely will try to give you the questions which is related to the topic. It won't be the same question. Yeah. The topic would be same. Yeah. I hope but you it's understand. like clear the paper 1 hour pattern exam, also? so 30 minutes.
I'll share paper pattern. I'll share everything in the last lecture. There are going to be 3 lectures. Let me complete the teaching first. Then I'll let you know everything about it. First, try to understand the Okay. topic. Okay? First, try to understand the sure. Indian Constitution first. In the last lecture, in the last 30 minutes of the third lecture, I will explain what is the exam pattern, what are the important areas, and what type of question will be asked. If you are in the starting, if you are telling me what are the questions, that will be difficult for me to teach. Let me complete the lecture first. Today's lecture, tomorrow's lecture, and day after tomorrow's lecture. Is that Sir, okay can for we you? get, sir, Yes. can Now we I'm get, starting. I'm starting with the lecture. sir, can we Yeah, get sure, recording? sir. Thank you so much. What? Pardon? Recording of these lectures? It might be uploaded on the Telegram group. I'll tell the respective person to upload it on the Telegram group. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, or you will get some link on Telegram group so that you can watch that video. I hope now nobody will disturb. If you have any doubt, kindly raise your hand. There's an option there. You can raise your hand and then we will continue. Otherwise, we won't get time to complete the syllabus. Is it clear? Give me thumbs up. I won't give instruction further. We'll start with the lecture now. So now, again, fine. We will start with the lecture now. Now, the first and the important thing is that Constitution and its meaning. I have just now told you what is Constitution. It is the rule book of the state or supreme law of the state, where the supreme law is the law above all the acts and all the laws. I hope you are getting me. Supreme law of any country is called as a constitution. Is it clear to you? Give me thumbs up if you understand the things, so that will be better. No need to speak. You just give me a thumbs up, so that will be better. I hope you understand what is the constitution. It is the supreme law of any of the country. Is it clear? Okay. Now I'll just tell you the parts of the constitution. You will have the important part that is called as preamble. Important part is called as preamble. Now, the second part, the most important part is fundamental rights. Third part is fundamental duties. Isn't it? So we are today taking this lecture about the meaning of the Constitution, the significance of the Constitution, and preamble of the Constitution, features of the Constitution, and basic structure of the Constitution. These 5 sub-points we are covering today. Again, I'm repeating, the first point is Constitution and its meaning, significance of the Constitution, preamble, third, fourth is features of the Constitution, and fifth is basic structure of the Indian Constitution. I hope you have understood that. Give me thumbs up. We are going to cover 5 topics. You can note down if you want: Constitution, meaning; second, significance of the Constitution; third, preamble of the Constitution; fourth, features of the Constitution; and fifth, basic structure of Indian Constitution. Clear? Now we will start with the meaning of the Constitution that I have already explained. It is supreme law book of the country that is called as Constitution. So the one question will arise: the Constitution has its own significance. Whether the Constitution is written or non-written, or every country has the Constitution or not, that is very subjective question. I cannot say that every country has their Constitution, but every country has their own supreme law. I hope you understand this. Before that, we are going to understand the third topic or the third subtopic called preamble. Now let's come to the preamble. What is preamble? What is preamble? I'll read preamble for you first, then I'll tell you the meaning of preamble. The preamble is: we, the people of India, have solemnly resolved
to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. I hope you have heard this preamble before. Now we will discuss about preamble. The first part given in the preamble, we the people of India. We the people of India. These three words are the most important words from the preamble. Why? Again, listen properly. We the people of India. These three words gives the source of power, in the country or for the constitution. So if you ask me who is the supreme in India, I can tell you who is the supreme in India. Kindly kindly shut your video, switch off your videos and audios. Alphas, kindly. So we the people of India, kindly write down, we the people of India provide the source for the constitution. So one must understand who is the supreme in India. Who is the supreme in India? We all people, we all citizens of this country are supreme in India. So who all are supreme? We the people, all of us who can vote are supreme in India. Hello? Kindly audio आपका बंद कीजिए please. I'm telling it again and again. I'm telling you the preamble, the first three words, we the people of India. So we the people of India is telling us who is having sole power. I hope everybody understand what is the meaning of we the people of India. What gives we the people of India? Source of power of the constitution. So give me thumbs up if you understand these three words. Understood? Yes. So who is having source of power? We all people of India. Now, we will move ahead. What is the next line? Have solemnly resolved to constitute India. So write down India into 5 words. Sovereign. Write down sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. So page number you find out in the preamble, you will understand the preamble. I'm reading a preamble. Page if you are looking into page number 3. Page number 3. Of notes you are talking about. PDF. Okay, ठीक है. Now look at given by the university there. I'm not getting you. Please don't talk in between. I hope you understand the seriousness of this class. Please. Is it clear? First part is clear. We the people of India. Everybody give me thumbs up. Then we'll start with the next one. Sir, question bank भी भेजिए ना. I have told it earlier. When I will send question bank and all. If you try to repeat it again, then you are disturbing the class. Otherwise, I have to make you mute. Otherwise, I have to ask you to leave the class. Please maintain some decorum in the class. I have told you again that in the third lecture, I am going to tell you the questions also. I am going to send that question in the Telegram group.
I'm going to give you the important things. Now nobody will ask in the class. Is it clear? Give me thumbs up. If you're again and again disturbing the class, it won't be easy for me to take the class. Clear? Now, the second line of preamble is India into sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. These 5 words are important. What is this 5 words is all about? This 5 words tells us the sovereign means complete independence from the external control. Means whatever decision India is taking, it will be sovereign. Nobody can interfere in the decision of India. Is it clear? Means India can take its own decision. So nobody will take any interference in decision making of India. Means USA, Bangladesh, or any other countries cannot interfere in India. Is it clear to you? For any decision making, nobody can interfere in India. What is second important word is socialist. Socialist means commitment to economic and social equality. So one more word for that is called as welfare state. You can write down if you want. Socialist state means the welfare state. The third word, secular, that tells the equal respect for all religion with no state religions. Means India does not have its particular religion, and simultaneously India will respect every religion present inside India. But as a state, India do not have any particular religion for India. Is it clear to you? Now, the fourth word is democratic. Democratic means India will have free and fair elections. Means government by the people, for the people, of the people. That means everybody can vote freely and fairly. So that is important. Is it clear to you? Democratic. Next. The fifth word is republic. Republic means the head of the state is elected. The head of the state is elected. I hope you have understood the 5 important words of India. Is it clear to you? Give me a thumbs up if you understand this. Now we will move ahead. Now the next word in the preamble is justice, social, economic, and political. Kindly write down the word justice. Justice, social, economic, and political. So India will give you justice. India will give you justice. In which case? Social case. Means from society perspective or social perspective, everybody will get justice. From economic perspective, everybody will get justice. And from political perspective, everybody will get justice. Clear? Next word, liberty. Liberty. In the next word, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. So from constitutional perspective, everybody will have a liberty of thought. Anybody can think in India. Anybody can express in India. Any belief you can possess with respect to your own beliefs. You can have your own faith, and you can worship according to your opinion or your perspective. So you have a liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Is it clear? Give me thumbs up if you clear this, if you understand this. सर ये पेज नंबर कौन सा है सर मुझे हाँ, what is the question? सर पेज नंबर कौन सा है ये सर Page number nahi, preamble. If you find out preamble, so you will get that the fundamental characteristics of this. Okay.
If you search for preamble, you will get it there. Okay, we will understand this and then we'll let you know what is the page number. That notes, in that notes, you will understand what is preamble. You can download it from anywhere. You will get it that way. Is it clear to you? Yes. Sir, in hard copy, it is page number 3. It is page number 3, just above 1.3. 1.3, just above the line of 1.3. Is it clear? I hope everybody finds that. Yes. It is the line is written. Fine. Therefore, it can be observed that the Constitution function not merely as a legal document, but also social contract and moral compass guiding the India's evolution as a nation committed to justice, liberty, equality, and fraternity. So we have completed justice, liberty. I have told you about liberty. I hope everybody understands this. Now I'll come to equality. So now what kind of equality India is providing, or the Constitution is providing? So equality of status and equality of opportunity. You can write these two words: equality of status and equality of opportunity. I hope everybody knows that everybody in India is equal, and all of them has equal status, and everybody has equal opportunity to develop their self. Is it clear? Now we'll move forward to the next word, that is called fraternity. Fraternity in Hindi means bandhuta. Bandhuta, bhaichara, means everybody will live happily as a family. That is called fraternity. And in that fraternity, Constitution will ensure the dignity of the all people. Means सबकी जो respect है, that will be provided by the Constitution. I hope you understand this thing. Is it clear? Anyone has any doubt in this 4 words? Sir, please explain fraternity again. Fraternity, So fraternity means bandhuta. In Hindi, if you understand, fraternity means bandhuta, or in normal world, we can understand it by bhaichara or brotherhood. Is it clear? But in that brotherhood, we will ensure everybody's dignity. We will respect everyone. Is it clear now? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, and come to the first part, that is 1.2, introduction. Can everybody see this? The drafting of the Indian Constitution is one of the most remarkable achievement, and Constitution adopted on 26 November. Can you see this? Give me thumbs up. 26 November 1949. 1.2, under the 1.2. So in preamble, it is written that Constitution has adopted on 26 November 1949 and implemented fully on 26 January 1950. Means adopted means we have accepted this Constitution on 26 November 1949. Anybody has doubt in this? But we formally accepted it on 26 January 1950, or formally implemented on normally 50. That is why we call this day as Republic Day. Is it clear? Everybody give me thumbs if you clear this. Okay, so have you understand? I hope everybody understand this. We'll once again revise everything. I'll tell you the features of the preamble in very quick manner. Again, I'm repeating. First part is we the people of India. What that tells us? Who is having the real source of power? Who is having real source of power? So answer is we all people of India. Is it clear? Next. Now what is the nature of India? How our India will look? India is sovereign, socialist, secular, democratic, and republic. Clear? What is sovereign means? There will be no balance, or there will be no disturbance from the external country in the decision making of India. India will decide its own. India will make decision on its own. That is called sovereign. इससे पहले जो आपने क्वेश्चन बोला वो बोलिए ना एक बार. Which question? Preamble.
Preamble. I haven't give you any question. नहीं, you asked na sir that who has the real source of power? I हाँ, think. who has the real Yes. source of power? It is given in the preamble itself. We the people of India. Okay, thank you. It is written on the second page, the second last word, the second last line. The Constitution begins with the powerful words. Can you see this? We the people of India. Establishing that authority derives directly from the citizens. Means what? Who has the power? We the people of India. All the people of India has the power to make the constitution. So who is supreme? We the people of India. Authority किसके पास है? हम सब इंडियन सिटीजन्स के पास ऑथॉरिटी आहे. आपल्या सगळ्या इंडियन सिटीजन्स कडे ही ऑथॉरिटी आहे. आपण सुप्रीम आहोत. कळालं? वी द पीपल ऑफ इंडिया. आपण भारताचे नागरिक. कळालं सगळ्यांना? मग आता इंडिया जी स्टेट आहे, हाऊ इंडिया विल बी लाईक दिस. व्हॉट इज द फीचर ऑफ इंडिया? व्हॉट इज हाऊ इंडिया इज लुकिंग? इंडिया आपला भारत देश आपला कसा आहे? तर भारत देश आपला सोव्हरिन आहे. भारत देश आपला सोशलिस्ट आहे, सेक्युलर आहे, डेमोक्रेटिक आहे, रिपब्लिक आहे. ठीक आहे, मी बोथ लँग्वेज यूज करतोय. आय होप एव्हरीबडी इज फाईन विथ दिस. हो सर, आम्ही मराठीमध्ये आहे. हा हा, तो ज्यांना मराठीत नसेल त्यांच्यासाठी मराठीमध्ये पण सांगतोय. दोज हॅव अ प्रॉब्लेम टेलिंग इन हिंदी ऑल्सो एंड समटाइम्स इंग्लिश ऑल्सो. सो हिंदी में इंडिया कैसा होना चाहिए? इंडिया सोवेरेन होना चाहिए, इंडिया सोशलिस्ट होना चाहिए, इंडिया सेक्युलर होना चाहिए, इंडिया डेमोक्रेटिक होना चाहिए एंड इंडिया रिपब्लिक होना चाहिए. तो भारत आपला देश सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक आणि रिपब्लिक आहे. तर नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड. Sorry to interrupt you, sir, but I didn't understand Marathi language, sir. सो आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी. नो इश्यू, आई एम Yeah, एक्सप्लेनिंग. sir. ठीक है, अपना भारत देश सोवेरियन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है. समझ में आया? Yes, sir. ना Yes, sir. ना सोवेरियन का मतलब क्या है? इंडिया में कोई भी डिसीजन लेने के लिए बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं करेगा. मतलब यूएसए हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई अपने डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा. हमारा देश खुद डिसीजन लेगा. दैट इज कॉल्ड सोवेरियन. इसका ही मतलब सोवेरियन होता है. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. सोशलिस्ट मतलब हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए काम करेंगे. हम सामाजिक और आर्थिक जो डेवलपमेंट है उसके लिए काम करेंगे और एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे. इसका मतलब होता है सोशलिस्ट. थर्ड इज सेक्युलर. सेक्युलर मतलब इंडिया का खुद का कोई धर्म नहीं है. इंडिया डज नॉट हैव एनी रिलीजन. इंडिया का खुद का कोई धर्म नहीं है. भारताचा कोणताही धर्म नाही आहे. परंतु किंतु भारत सभी धर्मों को इक्वल समझता है. भारत सगळ्या धर्मांना इक्वल समजतो. समजलं? नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक मीन्स इंडिया में सारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन है. बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में होते हैं. भारतात फ्री आणि फेयर इलेक्शन होतात. रिपब्लिक मीन्स जो इंडिया का हेड है वो इलेक्शन के द्वारा आया है. That is called republic. The head of the state is elected. Now, who is the head of the state? Head of the state is president. Head of the state is president. Now, Draupadi Murmu madam is head of the state and she got elected and that is why she is the head of the state. क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट है हमारी, वो इलेक्ट होके आई है. उसने चुनाव जीत के वो आई है. I hope this is clear to you. Next. अरे यार, चुनाव जीत के आई है. Yes, वो चुनाव अलग होता है. प्रेसिडेंट का चुनाव अलग होता है. जो प्राइम मिनिस्टर का चुनाव है वो अलग होता है. बट हेड ऑफ द स्टेट जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने चुनाव जीता है किसी और कॉम्पिटिटर के साथ. जब भी प्रेसिडेंट का पार्ट आएगा, आई विल एक्सप्लेन दिस. इज इट क्लियर टू यू नाउ? यस सर. देखो, एक प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है जो जनरल इलेक्शन बोलते हैं जिसको, और ये जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उनका भी एक इलेक्शन होता है. दैट इज वाई हम लोग अभी प्रियम्बल देख रहे हैं, रिपब्लिक का मीनिंग देख रहे हैं. तो रिपब्लिक का मीनिंग ये होता है कि हमारी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्शन के द्वारा आए हैं. और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट.
और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ये दो अलग अलग चीज है, हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट द्रौपदी मुर्मू जी है। क्या? हेलो, कुड यू रिपीट इट? कब तक चलेगा? 9:30 तक चलेगा मैम। हाँ, तो आई ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग। हाँ, so please don't disturb in between, otherwise the decorum of the class would be disturbed and आपको तकलीफ हो जाएगी। Time is already written on the link. If the more you disturb, the less you will understand. So republic means head of the state is elected, मतलब जो head of the state है वो चुनाव करके आया है। नेक्स्ट हम लोग जस्टिस की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, लिबर्टी मतलब जो आपको लिबर्टी है या अधिकार है उसकी बात करते हैं, इक्वालिटी समता की बात करते हैं, एंड फ्रेटर्निटी जो बंधुता है उसकी बात करते हैं। आई हैव एक्सप्लेन दिस। और ये जो प्रियम्बल है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हम लोग ने कब एडॉप्ट किया था? 26 नोव्हेंबर 1949। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया था? ह्याला आपण इम्प्लिमेंट केव्हा केलेलं? 26 जानेवारी 1950. ह्यालाच आपण रिपब्लिक दिन म्हणतो, या प्रजासत्ताक दिन बोलते हैं, या प्रजासत्ताक दिवस म्हणतो. आय होप इट इज क्लिअर टू यू. सगळ्यांना समजलंय? हो सर. ठीक आहे, थम्सअप पाठवून द्या. सो आपला प्रियम्बलचा टॉपिक आपण क्लिअर केलेला आहे. एनी डाऊट हिअर? डाऊट नाहीये ना. आपला जो पहिला टॉपिक होता, पहिला टॉपिक कोणता होता? इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक आहे. त्याच्या आधी मी तुम्हाला वी विल टेक द फंडामेंटल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1.3. कैन यू सी दिस? यस सर. हाँ, तो बघा आता फंडामेंटल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो several fundamental characteristics define its structure, philosophy, operation since implementation. सगळ्यात महत्वाचं और very important thing, democratic republic state है, that we have already covered. Democratic republic, is it any? I hope nobody has doubt. तो क्या है अपना features? Constitution established India as a democratic republic, meaning sovereign power rights with the people who exercise it through the इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. मतलब क्या है? हम लोग इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव के सामने से और उनकी सहायता से हमारा देश चलाते हैं. मतलब हमारे जो मोदी जी है या जो भी मेंबर ऑफ पार्लमेंट है या जो भी सांसद है या जो पण मेंबर ऑफ पार्लमेंट आहे, तो काय करतो? आपलं रिप्रेझेंटेशन घेऊन पार्लमेंट मध्ये आपला देश चालवतो. कळालं? मग हे कंट्रोल कशाद्वारे केलं जातं? हाऊ वी कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स? बाय मेकिंग रेग्युलर फ्री अँड फेअर इलेक्शंस ॲट ऑल लेवल ऑफ गव्हर्नमेंट. आता किती लेवल आहेत गव्हर्नमेंटच्या? कितना लेवल है गवर्नमेंट्स का? एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड एक होता है लोकल गवर्नमेंट. आई होप 3 गवर्नमेंट अलग सबको पता है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, जिसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं. स्टेट लेवल में हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिसको हम लोग एमएलए बोलते हैं या आमदार बोलते हैं. एंड लोकल में देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट. एक होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और एक होता है नगर परिषद और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. दैट वी विल स्टडी लेटर. ये 3 स्टेजेस पे अपना इलेक्शन होता है, या 3 स्टेजेस पर अपना इलेक्शन होता है. जनरली लोकल लेवल सबको पता है, नगर सेवक या पार्षद या कॉर्पोरेटर, हम लोग उसको चुनाव में जिता के देते हैं, वो लोकल लेवल पे हो गया. और गांव में होता है सरपंच, पंचायत समिति एंड जिला परिषद. दिस 3 लेवल. सो फिर से रिपीट करता हूं. सेंट्रल लेवल इज द फर्स्ट पोजीशन, जिसमें हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव के देते हैं, जहां पे 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. स्टेट लेवल में वी इलेक्टेड अवर एमएलएज और लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स. लोकल पे होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. सो पंचायती राज लेवल पे विलेज लेवल, पंचायत लेवल एंड जिला परिषद, एंड म्यूनिसिपल लेवल पे कॉर्पोरेटर्स होते हैं. इज इट क्लियर टू यू?
नेक्स्ट सर ये लोकसभा या नेक्स्ट राज्यसभा क्या होता है, ये आप क्लियर करोगे ना बाद में? हाँ, बाद में क्लियर करेंगे जब भी हम लोग वो पार्टी ये देखेंगे टॉपिक। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जो भी 18 जिनकी उम्र हो गई है वो वोटिंग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज। समझ में आया? गिव मी थम्स अप। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग समझ में आया तो जिनकी भी उम्र 18 साल है वो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम अलाउज डाइवर्स व्यू पॉइंट। तो अपने पास देखो इंडिया में बहुत सारी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज। कोई बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। सो इंडिया फॉलोज, इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहु पार्टी सिस्टम है। तो बहुत सारी पार्टी हो सकती है, कोई भी पार्टी ओपन कर सकता है। तो इंडिया में ये फॉलो किया जाता है। अगर आप अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका जैसे कंट्री में दो ही पार्टी है, दो ही पार्टी है। अगर आप चाइना में देखोगे तो उधर एक ही पार्टी चलती है। अब उसके बारे में हम लोग डिटेल बाद में करेंगे और बाद में देखेंगे हायर स्टडीज। लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में बहुत सारी पार्टीज है, आपको बहुत सारी पार्टियों का नाम भी पता है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक फंक्शन। तो ये हम लोग फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट है द फोर्थ लाइन और फोर्थ पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। सो फर्स्ट लेजिस्लेटिव, तो याद रखना लेजिस्लेटिव मीन्स वन हु मेक्स लॉज और एक्ट्स। जो लॉ बनाते हैं उनको बोलते हैं लेजिस्लेचर्स। समझ में आया? जो जे लॉ बनवतात इंडियासाठी, भारतासाठी, जो भारत के लिए लॉ बनाते हैं उनको बोलते हैं लेजिस्लेटर्स। ये लेजिस्लेटर्स कौन होते हैं? ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी पार्लियामेंट में बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर्स। समझ में आया? गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड इट। अगेन आई एम रिपीटिंग, लेजिस्लेचर मतलब जो देश के लिए लॉ बनाते हैं, कायदा बनाते हैं, उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर्स। सारे एमपीस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा और राज्यसभा में, उनको क्या बोलेंगे? लेजिस्लेचर्स। क्लियर है? नाउ सेकेंड वर्ड इज एग्जीक्यूटिव। सेकेंड वर्ड इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है ना? वेट, एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? एग्जीक्यूटिव मतलब जो भी मिनिस्टर है, जो भी मिनिस्टर्स है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, इनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स। अंडरस्टैंड? समझ में आया? एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या है? जो भी मिनिस्टर्स है उनको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव्स। और एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन रहता है? टू एग्जीक्यूट द लॉ, टू एग्जीक्यूट द लॉ। अब लॉ बनाने वाले कौन है? लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूट करने वाले कौन है? एग्जीक्यूटिव्स। सो हु ऑल आर एग्जीक्यूटिव्स? मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स पता है सबको? तो ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स। क्लियर है? एंड थर्ड पार्ट है उसमें जुडिशियरी। किसी को जुडिशियरी, जुडिशियरी मतलब जुडिशियरी के 2 फैसेट्स हैं। एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। पता है सबको सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट सबसे अपेक्स कोर्ट है। अपेक्स कोर्ट मतलब सबसे बड़ा कोर्ट। इंडिया में अगर सबसे बड़ा कोर्ट है तो कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। एंड हर एक स्टेट का अपना अपना खुद का हाई कोर्ट है। जैसे महाराष्ट्र का हाई कोर्ट कहाँ पे है? मुंबई में। उसको बोलते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। त्याला काय म्हणतात? बॉम्बे हाई कोर्ट। समझ लो? इफ यू अंडरस्टैंड 3 पार्ट्स, let me know. Legislature, executive, judiciary. Kindly give me thumbs up. एक क्वेश्चन है सर। बोलो। आपने अभी पहले वाले पॉइंट में बताया कि 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसमें एमपीज सेंटर पे हुए और एमएलएज लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट है।
तो फिर यहाँ पे हम्म। लेजिस्लेटिव कैसे हो गया ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? हाँ, मैं बताता हूँ उसमें। हम लोग अभी सेंटर के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग जब देखते हैं तब हम सेंटर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, सेंट्रल पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अभी हम लोग स्टेट के बारे में नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? ओके, मैं सो बता व्हेन वी रहा हूँ, हियर देखो ओके मैं बताता हूँ। पहले इंडिया है, पूरा एक इंडिया है, भारत है। उसके अंदर स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया। ठीक है, और हर एक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स है। ये 3 स्टेजेस हो गए इंडिया के। यस और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको। डेमोक्रेसी 3 रोड पे चलती है। एक होती है सेंट्रल लेवल पे, मतलब इंडिया लेवल पे, एक होती है स्टेट लेवल पे, और एक होती है लोकल लेवल पे। समझ में आया? यस हम लोग अभी स्टेट और लोकल का कुछ बात नहीं कर रहे, हम लोग अभी सिर्फ भारत और कंप्लीट इंडिया के लिए बात कर रहे हैं। समझ में आया? ओके यस तो उसमें कंप्लीट इंडिया में 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। समझ में आया? यस यस सर जुडिशियल एक ठीक बार है, रिपीट कर देंगे? कर देता हूँ फर्स्ट उनका ये। अब स्टेट में भी, जैसे मैंने बताया, इंडिया, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ऐसे 3 पार्ट्स होते हैं। स्टेट में भी लेजिस्लेचर होता है, स्टेट में भी एग्जीक्यूटिव होते हैं, एंड स्टेट में भी जुडिशरी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड दोनों अंडरस्टूड तरफ, यस दोनों तरफ में होती है। समझ में आया? ओके ओके लेकिन यस अभी हम लोग स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे। स्टेट मतलब महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, जम्मू कश्मीर या यूपी। अभी हम लोग यस स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया? यस यस ठीक है, अंडरस्टूड थैंक यू जिनको जुडिशरी के बारे में नहीं समझा उनके लिए मैं बताता हूँ। इंडिया में जुडिशरी है 2 लेवल पे, एक होती है सेंट्रल लेवल पे और एक होती है स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे जो जुडिशरी है उसको हम लोग, एक ही कोर्ट है, उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है। समझ में आया? वो सबसे बड़ा कोर्ट है। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा दैट विल बी फाइनल। समझ में आया? एंड उसके ही साथ हमारे पास हाई कोर्ट है, जो सारे स्टेट में नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टेट का खुद का स्टेट है, हाई कोर्ट है। जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा, ये दोनों का हाई कोर्ट कहाँ पे है? मुंबई में। उसको बोलते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। समझ में आया? यस सर। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है? गिव मी थम्स अप। जुडिशरी समझ में आया? Now we will study the federal structure and unitary features. Look at The here. Supreme Court are for central level and High Court are for? No, it is not like that. Don't misunderstood like that. Supreme Court central level पे भी है और स्टेट पे भी काम करता है। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के लिए काम करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन क्या है? हम लोग बोलते हैं ना बाउंड्री, एक लोकल लैंग्वेज में बाउंड्री बोलते हैं, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट का बाउंड्री क्या है? पूरा इंडिया। समझ में आया? लेकिन सर हाई कोर्ट स्टेट लेवल के बाहर नहीं जाएगा, वो सेंट्रल लेवल पे नहीं नहीं, हाई कोर्ट सुनो ना, हाई कोर्ट स्टेट लेवल के बाहर नहीं जाएगा, बाउंड्री के बाहर। लेकिन कुछ हाई कोर्ट जो है, जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट, मैंने आपको बताया, बॉम्बे हाई कोर्ट सिर्फ इंडिया, महाराष्ट्र के लिए नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा के लिए भी चलता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर दीव दमन भी आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, कुछ एक्सेप्शन कुछ एक्सेप्शंस है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री क्या है? कंप्लीट इंडिया। समझ में आया? Yes, sir, got it. Give me Yes, thumbs yes, up sir. and we'll move on. Federal structures with unitary features. I hope everybody can see in the notes. Federal structure with unitary features. Now you understand it properly. Constitution creates a unique federal system, often described as a quasi-federal state, और फेडरल विद a unitary bias. अब ये लाइन को मैं आपको समझा रहा हूँ ठीक से। ठीक है, देखो इधर ध्यान से समझो। अभी मैंने एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया जिसको मैं बोलूंगा इंडिया। ठीक है, इंडिया बड़ा सर्कल है या बड़ा चीज है। उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स है, जैसे कि स्टेट हो गए महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, यूपी, गोवा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। समझ में आया? देखो, बड़ा एक इंडिया है, उसके अंदर सब पॉइंट्स है। Yes, इसको क्या बोलेंगे? फेडरल स्ट्रक्चर। समझ में आया फेडरल स्ट्रक्चर का मीनिंग? एक बिग युनिट है, सर एक म्हणजे बड़ा युनिट है, एक मोठं युनिट आहे आणि त्याचे स्मॉल युनिट्स आहेत।
बरोबर, याला म्हणतात फेडरल स्ट्रक्चर. समजलं? हो सर. बरोबर आहे. ठीक आहे. आता त्याच्यामध्ये अजून एक शब्द वापरलेला आहे त्यांनी, क्वासी फेडरल और फेडरल विथ युनिटरी बायस. फेडरल विथ युनिटरी बायस. ठीक आहे. तर युनिटरी बायसचा अर्थ काय आहे व्यवस्थित समजून घ्या. आता प्लीज अंडरस्टँड द मीनिंग ऑफ फेडरल विथ युनिटरी बायस. व्हॉट इज युनिटरी बायस? आता आपल्या मी सांगतो, आय टेल यू. आपल्या इंडियामध्ये सेंटरला काही पॉवर दिलेले आहेत. मी मागाशी सांगितलं, सेंटर, स्टेट आणि डिस्ट्रिक्ट और पंचायत, लोकल गव्हर्नमेंट, असे 3 पार्ट आहेत. बरोबर. आय हॅव टोल्ड यू, सेंटर है एंड स्टेट है. तर सेंटर हॅज सम फंक्शन्स, सेंटर हॅज गिवन सम पॉवर्स. मग त्या समजा पॉवर 10 पॉवर आहेत आणि स्टेटला 5-7 पॉवर दिलेले आहेत. समजलं? म्हणजे मीन्स सेंटर हैज गिवन मोर पावर्स. सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है एज कंपेयर टू स्टेट. म्हणजे इंडिया हैज मोर पावर देन महाराष्ट्र. समजलं? Give me thumbs up. देखो, इंडिया बड़ा यूनिट है. इंडिया इज अ बिग यूनिट एंड महाराष्ट्र इज अ स्मॉल यूनिट. सो इंडिया को बहुत ज्यादा पावर दिए गए हैं एज कंपेयर टू महाराष्ट्र. समझ में आया? गिव मी थम्स अप. मैं बताता हूँ आपको. इतना समझ में आया? यस सर. ओके, देन नाउ अंडरस्टैंड. जिसको ही बोलते हैं फेडरल तो है हमारे पास, मतलब एक बड़े यूनिट के स्मॉल यूनिट है, लेकिन ज्यादा पावर किसके पास है? सेंटर के पास. समझ में आया? दैट इज वाई सेंटर को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड यूज किया है, यूनियन. समझ में आया? हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा है. कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज किया है यूनियन. दैट इज वाई दिस फ्रेज इज गिवन. फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, बट यूनिटरी बायस है, मतलब सेंटर की तरफ ज्यादा पावर दी गई है. समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस. सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है रादर देन स्टेट्स. Can you explain the quasi-federal again? क्वासी फेडरल ही तो पता है आपको मैम. हाँ, क्वासी फेडरल ही बात कर रहे हैं ना हम लोग. देखो, इंडिया एक बड़ा यूनिट है, भारत एक बड़ा यूनिट है, उसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल यूनिट है, दैट इज कॉल्ड महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और सब अलग है. तो इंडिया को ज्यादा पावर दी गई है एज कंपेयर टू ये महाराष्ट्र और इसके बारे में, गोवा, आंध्र प्रदेश. तो इंडिया को ज्यादा पावर दी गई है, इसको ही हम लोग क्वासी फेडरल बोलते हैं. अंडरस्टूड? समझ में आया अभी? प्लीज डू नॉट मेक नॉइज. kindly off your mic. Switch off your mic, please. Pooja, can you mute your mic? प्लीज म्यूट करो, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा. नाउ आई एम गोइंग अहेड. अभी देखो, फेडरल स्ट्रक्चर में यू कैन रीड द फर्स्ट पॉइंट. यूनियन लिस्ट है, दिख रहा है सबको? सब्जेक्ट एक्सक्लूसिव फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट. आई वाज टेलिंग यू अबाउट यूनियन लिस्ट. ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा पावर दी गई है. स्टेट लिस्ट को, स्टेट को कुछ अलग पावर दी गई. समझ में आया? एंड ये दोनों के पास एक पावर दी गई है, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट. समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड. देखो, फिर से बताता हूं. यूनियन जो है उसके पास कुछ चीजों की पावर दी गई है. एग्जाम्पल बताता हूं. मिलिट्री किसके पास होनी चाहिए? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए? तो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. समझ में आया? जो फॉरेन रिलेशन है वो किसके पास होने चाहिए? यूनियन गवर्नमेंट के पास. या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास? यूनियन गवर्नमेंट के पास. अंडरस्टूड? इसीलिए यूनियन के पास ज्यादा पावर्स है और जो यूनियन के पास पावर्स है वो अलग है स्टेट के पावर से. समझ में आया सबको? और कुछ विषय ऐसे हैं, देयर आर सम सब्जेक्ट्स, उनके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों बराबर के हकदार है.
उनको हम लोग ने शामिल किया है कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे कि एजुकेशन। समझ में आया? तो 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, एक है यूनियन सब्जेक्ट, एक है स्टेट सब्जेक्ट और एक है कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगर ये तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आ गया, अलग सब्जेक्ट्स आ गया, तो वो क्या है, उसकी पावर किसके पास है? यूनियन के पास। और वो सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं रेसिडियोरी सब्जेक्ट्स, मतलब हमारे पास मेंशन ही नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या एआई, ये अभी आया है 2-3 सालों में, तो इसके ऊपर किसी के पास पावर नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ना यूनियन गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास, ना कॉन्करेंट लिस्ट में। एआई जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसकी सबसे ज्यादा इसकी पावर किसके पास रहेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और यूनियन गवर्नमेंट के पास। समझ में आया? गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी प्रोविजंस। Now, wait, emergency provisions. So the emergency provisions means there is one emergency called national emergency, एक होती है प्रेसिडेंट्स रूल और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 नाम सिर्फ याद रखना, आपको इसके बारे में और जानने की जरूरत नहीं। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमारा भी एक घर होता है, सबका घर है, तो हमारे पास भी कभी कभी फाइनेंस की इमरजेंसी हो सकती है। वो इमरजेंसी अगर इंडिया के पास आ गई तो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। समझ में आया? सब थम्स अप दे दो, फाइनेंशियल इमरजेंसी समझ में आया तो। पैसों की प्रॉब्लम हो गई इंडिया के पास, लेकिन इंडिया में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी ही नहीं अभी तक। इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी 1950s के बाद या 1947 के बाद कभी लगी नहीं। नेक्स्ट होती है नेशनल इमरजेंसी। अगर अगर कोई देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, जनरली पाकिस्तान, तो इस दौरान अपने राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। ठीक है? या किसी और ने आक्रमण किया तो हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो सकती है। ठीक है? और तीसरी इमरजेंसी होती है प्रेसिडेंट्स रूल। अब होता है किसी स्टेट में, जैसे कि महाराष्ट्र जैसा कोई स्टेट हो या बिहार हो, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और गवर्नर को लगा कि ये स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी के हिसाब से प्रेसिडेंट रूल जाहिर करो। ठीक है? इसमें डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं, सिर्फ 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी आपको ध्यान में रखना है। नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ये 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। समझ में आया? आर्टिकल 352 पेज नंबर नहीं है मेरी तरफ से, मैं आपको बता रहा हूं। नेशनल इमरजेंसी लिख लीजिए 352 352 आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, तो उधर लिखा है देखो। इमरजेंसी का आर्टिकल सर। हाँ, एक बार 352 मैं आपको, सुनो ना, इसका जो नोट्स दे दूंगा ना, उसमें आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल and 360 for financial emergency. Someone has posted in the group, you can see this, article 352, article 356 and article 360. Kindly don't message university से hall ticket नहीं मिलने वाला है, that will be cleared on the telegram. Please don't message that kind of things. Next आगे बढ़ते हैं, parliamentary system आते हैं, parliamentary system पे आते हैं हम लोग। ठीक है? पार्लियामेंट्री सिस्टम पे आते हैं, जल्दी चलो। क्या खबर? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कैसे चलता है डेमोक्रेसी में,
लेजिस्लेचर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जुडिशरी होती है। तो पार्लियामेंट में कौन होता है पार्लियामेंट का मेंबर्स? देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो समझ में आया? मैंने आपको बताया था लेजिस्लेचर क्या होता है। जो लॉ बनाते हैं वो लेजिस्लेचर होते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं वो एग्जीक्यूटर होते हैं, और जो एग्जीक्यूट करते हैं उसको ही हम लोग मिनिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है? और लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं? जो ऑल एमपीज आर कॉल्ड एज लेजिस्लेचर। क्लियर? तो दैट इज व्हाट दे हैव गिवन। एंड उन्होंने एक स्टेटमेंट यूज किया है, कलेक्टिवली ऑल एग्जीक्यूटिव्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द कैबिनेट ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये जो थर्ड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, जो फर्स्ट पॉइंट है वो, एंड collectively responsible to the cabinet of the parliament. ठीक है? नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट who act on the advice of the minister। ये चौथा पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट है वो किसके कहने पे काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के। जो फोर्थ पॉइंट है, प्रेसिडेंट हमारे किसके कहने पे काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के। सो अगर कोई किसी के कहने पे काम करे तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल हेड है, मतलब पावर उनके हाथ में नहीं है, वो किसी के कहने पे काम कर रहे हैं। सो प्रेसिडेंट इज कॉल्ड एज नॉमिनल हेड एंड रियल हेड इज कॉल्ड एज प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसका मतलब है इंडिया में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास अमेंड करने के लिए, अमेंड मतलब क्या? अभी देखो, मैं आपको एक बात कहता हूं कि 1950 में जब भी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ने अडॉप्ट किया एंड इनेक्ट किया, तो उसके बाद से कुछ चेंजेस हो रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज करने पड़ेंगे। वो चेंज जो कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट्स या बदलाव। ठीक है? तो हमारे जो बदलाव है उसमें 3 तरह के बदलाव होते हैं, 3 तरह से बदलाव किए जाते हैं। एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी, एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी, एंड द थर्ड पार्ट इज अमेंडमेंट्स ratification by the half of the states। ये 3 पॉइंट समझ में आए? ये 3 तरह से आपका अमेंडमेंट होता है। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 50 से ज्यादा वोट हो गए तो हो गए सिंपल मेजॉरिटी, और 2/3 से ज्यादा वोटिंग किया किसी ने, टोटल जो हाउस है पार्लियामेंट का, तो उसको बोलते हैं 2/3 मेजॉरिटी। एंड कुछ चीजें स्टेट के ऊपर भी होती है, यूनियन और स्टेट में स्टेट के ऊपर भी होती है, तो 2/3 ऑफ द स्टेट कैन वोट अगेंस्ट इट, वोट टूवर्ड्स इट, हाफ ऑफ द स्टेट्स। समझ में आया? ये स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 50% से ज्यादा। टू-थर्ड मतलब थर्ड मेजॉरिटी इज रेटिफिकेशन बाय द स्टेट। मतलब हमारे समझो हमारे पास 30 स्टेट है टोटल, एक एग्जांपल पकड़ लो, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे सब मिला के अरुणाचल प्रदेश, 30 स्टेट है। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए 30 का हाफ कितना हो गया? 15, बराबर। तो 15 से ज्यादा, अगर 16 स्टेट ने वो डिसीजन लेने में, अगर वो डिसीजन या कोई लॉ पास करने में अपना सहयोग दर्शाया, तो उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट। समझ में आया? Yes, sir. Thank you. Give me thumbs up if you understand this. नेक्स्ट, सेक्युलर कैरेक्टर। सेक्युलर कैरेक्टर मैंने आपको पहले ही समझाया है। सेक्युलर कैरेक्टर मतलब इंडिया डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन। ठीक है? बट एट द सेम टाइम इंडिया के पास खुद का कोई धर्म नहीं है, बट एट द सेम टाइम इंडिया सब धर्म को इक्वल मानता है। दैट इज कॉल्ड सेक्युलर। समझ में आया? उधर लिखा है देखो, ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली विथ नो स्टेट रिलीजन। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब कोई कौन सा भी धर्म प्रोपोगेट या प्रैक्टिस कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजियस ग्राउंड। कोई भी किसी भी धार्मिक और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। मतलब कोई क्या बोलते हैं, कोई जॉब है तो जॉब
किसी धार्मिक या किसी रिलीजियस बेसिस पे नहीं दी जा सकती। अलाउज रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो कोई रिलीजियस माइनॉरिटी रहेगा उसको अपना इंस्टीट्यूशन खोलने की सुविधा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेक्युलर कैरेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड सेक्युलर कैरेक्टर। सर थर्ड पॉइंट रिपीट कीजिए, प्रॉबिट्स थर्ड वाला। पॉइंट इज प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजियस ग्राउंड। मतलब अगर किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में आप जाते हो, मतलब सरकारी नौकरी में जाते हो, ठीक है, तो आपका कोई धर्म है इसीलिए आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। मतलब आप एक धर्म के हो इसीलिए आपको नौकरी नहीं दी जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। सारे धर्मों को सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप पढ़ लेना, ठीक है, वो फैक्ट्स है तो उसमें कोई सिखाने वाली कोई बात नहीं है। नाउ वी विल कम टू 1.4 unique features of Indian Constitution. Can I start unique feature of Indian Constitution? Yes, go ahead, sir. यस सर। Yes. Now we'll go to the first point. Unique feature of Constitution में है fundamental rights and duties. Now ध्यान से समझ लेना fundamental rights क्या होते हैं। fundamental rights क्या होते हैं, ध्यान से समझ लेना। What are fundamental rights? किधर लिख लेना। Fundamental rights are claimed against the state। मतलब फंडामेंटल राइट ये जो है वो स्टेट के अगेंस्ट क्लेम है। समझ में आया? तो नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो, जो भी आपके फंडामेंटल राइट है वो आप किससे क्लेम कर सकते हैं? स्टेट के अगेंस्ट। मतलब अगर आपका कोई अधिकार वायलेट हो रहा है तो आप किसको कंप्लेंट कर सकते हैं? स्टेट को। स्टेट मतलब कौन? इंडिया, भारत देश को आप बता सकते हो कि मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। समझ में आया? गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल राइट्स। So how do फंडामेंटल we राइट्स say आर that my right has हाँ, been exploited through, मतलब we that write we a will see, letter or that we will see once we understand the fundamental rights, then we will understand what how your rights are violated। ठीक है, पहले फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेशन समझा आपको? Give me thumbs up if you understand fundamental rights definition. Fundamental rights are claims against the state. State मतलब कौन? यहाँ पे state मतलब महाराष्ट्र स्टेट नहीं, यहाँ पे state मतलब इंडिया। I hope you understand. Fundamental rights are claim against the nation और claim against the India। समझ में आया? यस सर। मतलब हमारा कोई भी राइट जो हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं, अगर उसमें से कोई भी राइट वायलेट हुआ तो हम लोग किसको बोल सकते हैं? इंडिया को डायरेक्टली बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे वो हम लोग देखेंगे। समझ में आया? गिव मी थम्स अप। यस सर, गॉट आगे इट। बढ़ते हैं। नाउ सर ये म्हणजे आपण फंडामेंटल सुप्रीम राइट्स कोर्ट मध्ये सांगू शकतो असं हा म्हणतो। जाऊ शकतो, त्याचे काही प्रोसिजर्स आहेत त्या मी तुम्हाला सांगतो। पहिला आपण फंडामेंटल राइट्स बघू आणि मग जर आपले फंडामेंटल राइट्स व्हायलेट झाले तर आपण कुठे जाऊ शकतो ते पण फंडामेंटल राइट्स मध्येच दिलेले आहे। ठीक आहे, तो पहिले आपण फंडामेंटल राइट्स बघू आणि मग पुढे जाऊ। अंडरस्टूड? तो फंडामेंटल यस राइट्स सर। हे पार्ट 3 मध्ये दिलेले आहेत। पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशनच्या 3ऱ्या भागात दिलेले आहेत। कुठे दिलेले आहेत? फंडामेंटल राइट हैज गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। तो पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, जो किधर दिया है? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। क्या है वो आर्टिकल? फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब क्या? मतलब क्या? कोई भी आपको आपके धर्म से, आपके रेस से, आपके जेंडर, आपके कास्ट से या आपका जन्म कहाँ हुआ है वो जगह से आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ किया तो आप किसके पास जा सकते हो? स्टेट के पास जा सकते हो कि भाई मुझे इस चीजों पे डिस्क्रिमिनेट किया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम है। क्या राइट टू फ्रीडम में है? आर्टिकल 19 गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप बोल सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आप सब लोग गैदर हो सकते हो, आप एसोसिएशन बना सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो एंड डिसाइड कर सकते हो। ये कहाँ पे दिया है? राइट टू फ्रीडम। इसके आगे आर्टिकल 20, 21, 22 में क्या दिया है? आपका राइट टू फंडामेंटल डिग्निटी जो है
वो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, ठीक है। इट इज गिवन इन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन रिस्पेक्टिवली। ये 3 राइट है। अगर आपको कुछ इसमें डाउट आ रहा है तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 एक बार आप गूगल पे थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाए। अभी कोई डाउट है इसमें राइट टू फ्रीडम में? Yes, sir, doubt है. आपको Is it हाँ important बोलो। topic or we can skip this topic? No, this is important topic. Look at this is important topic. The speeches of Sir, instruction will be sir. important, right? Sir, हाँ sir, can you explain बोलो। Article 14? आर्टिकल 14, Yes, sir. आर्टिकल 14 to 18 हम लोग ने एक ग्रुप बनाया है जिसको हम लोग आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी बोलते हैं। नाउ यू डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी आर्टिकल इंडिविजुअली। समझ में आया? आपका उतना अभी Okay, स्कोप sir. नहीं है, उतना एग्जाम के ऊपर नहीं आएगा। अभी सिर्फ आपको क्या आएगा, राइट टू इक्वालिटी कहाँ पे है मेंशन, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। अंडरस्टूड? Sir, एक फिर से बोलिए ना, can you repeat this line, please, sir? देखो, आपको सिर्फ क्वेश्चन आएगा तो राइट टू इक्वालिटी पे आएगा। राइट टू इक्वालिटी sir. कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। और उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है वो नीचे दी हुई है, उसको पढ़ना है, बस उतना ही आएगा। समझ में आया? क्योंकि इसके अगर डिटेल में आप जाओगे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट बनोगे, ठीक है। अपने को अभी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट नहीं बनना है। हाँ प्लीज प्लीज, हाँ हाँ बोलो ना। आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। हेलो अमृता जाम जोगड़े, आई कैनॉट हियर यू। आई एम गोइंग अहेड नाउ, ठीक है। द थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, किधर दिया हुआ है? सबसे पहली बात, इट इज गिवन इन आर्टिकल 23 to 24। क्या है ये? क्या प्रोहिबिट करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो ट्रैफिकिंग होती है, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर, इसको इन हजार्डस ऑक्यूपेशन, ये क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। क्या प्रोहिबिट करता है? किसी का एक्सप्लॉइट करना, किसी को एक्सप्लॉइट करना, ये प्रोहिबिट करता सर है। नेक्स्ट आपने है, आर्टिकल सर आपने आर्टिकल 14 to 18 बोले ना? हाँ अरे लिखा है ना वही पहले पॉइंट में, आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14-18 लिखा है ना। आई होप इट इज रिटन। सब देख रहे हैं पीडीएफ अपनी। गिव मी थम्स अप इफ यू आर ऑल वाचिंग दैट पीडीएफ। इट इज रिटन इन द फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18। गिव मी थम्स अप। हाँ सब लोग देख रहे हैं। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22, इट इज गिवन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 to 24, इट इज गिवन, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धर्म के लिए कोई रिलीजन है जो हम लोग ने पहले ही देखा है, वो किधर दिया हुआ है? 25 to 28। क्या दिया हुआ है? इंश्योर्स फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। ये हम लोग ने पहले भी देख लिया है, लेकिन उसके बारे में दिया कहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल राइट के अंदर कहाँ पे दिया हुआ है? आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। नेक्स्ट है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? 29 and 30 पे। It protects the interest of minorities to preserve their language, script and culture. तो minorities का right किधर दिया हुआ है? आर्टिकल 29 and 30 में। I hope you understand. Give me thumbs up. ठीक है ना। जो लास्ट राइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग पूछ रहे थे ना, अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो क्या करेंगे? तो क्या करना है? ये भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 32 आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। empower citizen to approach the Supreme Court directly for the enforcement of the fundamental rights through writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari and quo warranto। मगर अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ, ये जो ऊपर 6 फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं उसमें से कोई भी राइट वायलेट हुआ तो आप कहाँ पे जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो 5 चीजों को लेके, हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोररी, प्रोहिबिशन एंड क्वियो वारंट। आपको इस चीज की मीनिंग जानने का कोई मतलब नहीं,
सिर्फ अंडरस्टैंड ये 5 चीजें, सिर्फ नाम आपको रटना है। मतलब ऊपर दिए गए if the above given 6 rights, fundamental rights, if violated, then आप आर्टिकल 32 में आपको और एक राइट दिया हुआ है जो फंडामेंटल है, आप उससे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल राइट्स क्लियरली। गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड। हम लोग जब आंसर लिखेंगे तो वो आर्टिकल्स लिखना जरूरी है क्या? आपको सिर्फ वो 6 आर्टिकल्स जो राइट दिए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, उसका जो नेम है और उसके आर्टिकल्स है वो आपको याद रखने हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन 2 लाइन में आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। वो आर्टिकल नंबर भी याद रखना ना, मतलब 12 to 14 आर्टिकल नंबर याद रखना है डेफिनेटली। वो सिर्फ ये 6 चीज के बारे में। हाँ, रोशनी वांट्स टू आस्क सम क्वेश्चन। सर एग्जाम में जैसे कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, एज फॉर आर्टिकल 23 या 24 करके, अब फिर आंसर स्टार्ट कर यस यू कैन राइट डाउन, बट आर्टिकल 23 24 लिखोगे तो उसके आगे उसका नाम लिखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। समझ लो? ओके सर, समझ में आया? यस सर। हाँ। रोशनी हैज सम डाउट, शी हैज रेज्ड हर हैंड। प्लीज रोशनी। क्वेश्चन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें वी डोंट हैव टू राइट दीज वर्ड्स लाइक हैबीज, कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन। If you remember, you can write down these words. Otherwise, you can write down only Article 32, that is right to constitutional remedies, empower Indian citizen to approach Supreme Court in case of violation of fundamental right. Okay, yes. समझ में आया? Yes, yes. ये 5 वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, बट पता होना चाहिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। यस रोशनी प्लीज। Sir, can you explain article number 23 and 24? हाँ, 23 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। जैसे कि वीमेन्स लोग को जनरली बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वीमेन ट्रैफिकिंग होती है इंडिया से बाहर, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे कि लोग जो छोटे बच्चे होते हैं 12 साल के 10 साल के, होटल में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, या किसी हजार्डस एरियाज में काम करते हैं, जैसे कि कोल फैक्ट्री हो गया या किसी फायरवर्क्स बनाने की फैक्ट्री हो गई, तो उसमें काम करते हैं ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो उनको सुप्रीम कोर्ट उनको अपनी इंडिया सेफ प्रोवाइड करता है सेफ्टी इस आर्टिकल से। समझ में आया? क्योंकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। हेलो सो सॉरी टू इंटरप्ट। हेलो, हाँ बोलिए। Sir, actually, I want importance of all the subject because I have not attend even a single lectures. That's तो why I आप उसको want टेलीग्राम पे डाल दो प्लीज। अभी लेक्चर में प्लीज डिस्टर्ब मत करो प्लीज, वो आप टेलीग्राम पे डाल दो। ठीक है? नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज, विल मूव टू फंडामेंटल ड्यूटीज। सिंपल फंडामेंटल ड्यूटीज है। देयर आर 11 ड्यूटीज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको 4 चीज क्या याद रखनी है फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कब ऐड होगी। ये फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में ऐड नहीं हुई थी। समझ में आया? देयर वेर नो फंडामेंटल ड्यूटीज व्हेन वी एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आया? एंड नेक्स्ट थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर दैट रिपीट फंडामेंटल ड्यूटी। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड हो गई कॉन्स्टिट्यूशन में? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड। गिव मी थम्स अप। यस सर, गॉट इट। ठीक है, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हम लोग ने पहले ही पढ़ा, वी हैव इनेक्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इम्प्लीमेंटेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। वो टाइम पे हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई है इन 1976। और कुछ अमेंड करते हैं, ऐड करते हैं, उसको हम लोग अमेंडमेंट बोलते हैं। तो वो कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट। समझ में आया? नेक्स्ट, अभी आपको एक चीज काम करनी है, ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको आपको बाय हार्ट करना है। इसमें पढ़ाने वाली कौन सी भी बात नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, उसको आपको इम्पोर्टेंट, ऑल आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि 11 है, उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये तो हम लोग जैसे टेबल रखते हैं ना मैथ्स में, वैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो मैं पढ़ता हूँ, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स। तो ये आपको बाय हार्ट ही करना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। आपको ये बाय हार्ट करने हैं, एटलीस्ट 5 ऑफ देम यू हैव टू बाय हार्ट।
when you want to write something about fundamental duties. If the question will be like explain fundamental duties, you should at least know 5 to 6 fundamental duties. Clear hai? Straightforward question. Now we will move to next part, directive principles of the state policy. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी. हम लोग ने प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड देखा था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. ठीक है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी कहां से आएगी? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसका मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है? अपना गवर्नमेंट या अपना इंडिया जब भी कोई पॉलिसी बनाता है तो ये जो पार्ट है वो उसको गाइडलाइन देती है. समझ में आया? मतलब देखो, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ. इंडिया जो चलता है, इंडिया रन्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी. जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, आईटी पॉलिसी हो गया, स्पोर्ट्स की पॉलिसी हो गई, मिलिट्री की पॉलिसी हो गई. इस तरह से करते हैं. तो जब भी कोई इंडिया पॉलिसी लेता है या पार्लियामेंट में पॉलिसी डिस्कस होती है तो उसके लिए डीपीएसपी को जिम्मेदार ठहराया जाता है या डीपीएसपी उसके लिए कंसिडरेशन भी ली जाती है. समझ में आया? तो आपको सिर्फ सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन से हैं, गांधीयन प्रिंसिपल कौन से हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कौन से हैं, वो याद रखना है. और सबसे इंपॉर्टेंट डीपीएसपी में जो पार्ट है वो इतना याद रखना है कि ये पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के. किधर है? पार्ट 4 में. तो डीपीएसपी में कौन सी चीजें याद रखोगे? डीपीएसपी इज इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डीपीएसपी का मोटो क्या है? वेलफेयरिज्म और टू प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी. समझ में आया? टू प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी. और डीपीएसपी क्या करता है? व्हेनेवर स्टेट और गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाता है तो उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. कौन सी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है? तो सोशलिस्टिक गाइडलाइंस, गांधीयन प्रिंसिपल वाली गाइडलाइंस, सॉरी, एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स वाली गाइडलाइन. ये 3 चीज समझ में आई? तीनों जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें से 2-2, 3-3 प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. Yes, sir. Give me thumbs Understood. up. Give me thumbs up if you understand this. I have given you what is important. Next, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, जो भी 18 साल का होगा वो वोटिंग कर सकता है. ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हम लोग ने देखी थी, हाउ सुप्रीम कोर्ट कैसा इंडिपेंडेंट है, कहाँ पे काम करता है, एंड हाई कोर्ट कहाँ पे काम करता है. समझ में आया? नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप. हाँ बोलिए. हेलो, वी हैव कंप्लीटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑलरेडी. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो भी हम लोग ने कंप्लीट की है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. नेक्स्ट आते हैं सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजनशिप मतलब हमारे भारत की सिर्फ एक ही नागरिकता है, उसको बोलते हैं इंडियन. हमारे भारत की एक ही नागरिकता है, उसको बोलते हैं इंडियन. इंडिया फॉलो सिंगल सिटीजनशिप मॉडल. सिंगल सिटीजनशिप मॉडल समझ में आया? गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड. सिंगल सिटीजन, आप कभी भी पासपोर्ट निकालोगे तो आपके सिटीजनशिप होती है इंडियन. ठीक है, अगर आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका के पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, 2 सिटीजनशिप होती है. उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बता रहा हूं आपको, अमेरिका के पास ड्यूअल सिटीजन 2 सिटीजनशिप होती है. इंडिया के पास क्या है? सिंगल सिटीजनशिप. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग जाते हैं, सोर्सेस एंड इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया है वो किस चीज से आया है? जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सिर्फ आपको ये चीजें याद रखनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहला मुद्दा. सेकेंड, आपको क्या याद रख, और उसके फीचर्स क्या है, हर एक के 3-3 फीचर्स आपको याद होने चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग मी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कौन सी चीजें ली गई है, 3-4 चीजें इसकी याद रखनी है. क्या याद रखना है? फेडरल स्ट्रक्चर, इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर एंड गवर्नर जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स. सेकेंड पॉइंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसकी 2 चीजें याद रखनी है.
ठीक है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ। थर्ड है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। उससे हम लोग ने 2-3 चीज ली गई है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली है। तो उसके लिए लिखा है फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट्स पावर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरल स्ट्रक्चर। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने लिया है डीपीएसपी। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग ने क्या लिया है? टीपीएसपी, जो लिखा है वहां पे। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने क्या लिखा है? फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग स्टेट्स। अभी हम लोग ने देखा फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग, इसको क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल मतलब क्या? यूनिटरी बायस। आई होप वी हैव एक्सप्लेन इट क्लियरली, यूनिटरी बायस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेमार कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेमार का ही मतलब होता है जर्मनी, जर्मनी का पुराना नाम वेमार था। सबका एक एक चीज ली गई है, आप सिर्फ उसको याद रखना है। सोवियत यूनियन से क्या लिया गया था, फ्रेंच से क्या लिया गया था, और साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया था। इसमें किसी को कुछ डाउट है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ पहले, उसके बाद बताना। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 7 से 8 सोर्सेस पता होने चाहिए, और किससे क्या क्या ली गई ये चीजें वो पता होनी चाहिए, 2-2। इज इट क्लियर? अभी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं रहेगा तो थम्स अप दे दो। नो सर, नो डाउट। ओके, ठीक। नाउ वी विल मूव अहेड। हाँ देखो, मैंने क्या बोला आपको, अगर अगर 1.5 में जो सोर्स ऑफ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये जो सोर्स मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो बोल्ड में लिखे है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये 6 से 7 जो दिए हुए वो आपको पता होनी चाहिए, और हर एक के 1-2 पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। बस ये चीज आपको करनी। समझ में आया? सर ये मेन फाउंडेशन था क्या कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं, फाउंडेशन नहीं था। देखो, हम लोग कुछ चीजें बनाते हैं तो किधर से तो रेफरेंस लेते हैं ना। समझ में आया? मेन फाउंडेशन था। नहीं, फाउंडेशन नहीं है, रेफरेंस है। समझ में आया? हम लोग ने ब्रिटिशर्स का ये रेफरेंस लिया है, यूएस से ये रेफरेंस लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये रेफरेंस लिया है, कनाडा से रेफरेंस लिया है, जर्मनी से रेफरेंस लिया है। समझ में आया? फाउंडेशन नहीं है, रेफरेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। समझ में आया अभी? यस। समझ में आया? हम लोग के पास खुद के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो हम लोग को नया बनाना था, तो हम लोग ने किधर से कुछ तो लेना चाहिए ना, देखना चाहिए ना, किसी का देख के बनाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ने ये सारी चीजें में से हम लोग ने कुछ देखा, कुछ सोचा, कुछ समझा, और फिर उसको ड्राफ्ट कर दिया गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा, एंड दैट इज हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड। समझ में आया? That means our constitution is the mixture of many countries' constitution, right? मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर कब होता है? जब ऐसे के ऐसे हम लोग ने चीजें उसमें डाल दी गई हो। समझ में आया? हम लोग ने वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से उस चीज को मॉडिफाई की है। समझ में आया आपको? मतलब दूसरे कंट्री से हम, सुनो, हम लोग ने सिर्फ इंस्पिरेशन लिया है। हम लोग ने ऐसे की ऐसी चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखी है। हम लोग ने सिर्फ उनसे इंस्पिरेशन लिया है और फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हाँ अमृता प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय डॉक्टर B.R. आम्बेडकर और डॉक्टर राव। नो, देखो, रिटर्न ऐसा कौन सा किसी ने नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर वॉज ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन। ड्राफ्टिंग मतलब क्या होता है? किसी चीज को सही तरीके से मैनेज करना, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ठीक है? एंड B.N. राव वॉज द चेयरमैन ऑफ डिफरेंट कमिटी। दो अलग अलग चीज होती है। समझ में आया आपको? सो डॉक्टर अंबेडकर वॉज ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन। यस सर। आगे बढ़ते हैं। 1.6 जो टॉप, हाँ हेलो सर सेंटर कैसे फॉर्मेट में लाइक मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है सुहाना, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है सुहाना, मुझे आपका आवाज नहीं। ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ मुझे भी नहीं आ रहा है। क्या इसका आंसर किस फॉर्मेट में लिखेंगे सर? तो भाई आपको अगर कोई बताएगा व्हाट आर द सोर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिखने का फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें से 2 चीज ली गई। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से 2 चीज ली गई। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से 2 चीज ली गई। वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से क्या लिया गया? एक एक पॉइंट लिख के लिखना है, आंसर हो गया। एनी डाउट नाउ?
Okay, sir. Thank you. नेक्स्ट है स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इमरजेंसी प्रोविजंस मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। नेशनल प्रोविजंस देखो, नेशनल इमरजेंसी मैंने आपको आर्टिकल बताया था 352, ठीक है, प्रेसिडेंट्स रूल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। सो नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट एज्यूम्स एक्सटेंसिव पावर, वो उसके पोजीशन से, ये दो दो तीन तीन पॉइंट है वो आपको लिखने हैं। अभी क्वेश्चन विल बी लाइक व्हाट आर द नेशनल इमरजेंसी, व्हाट इज नेशनल इमरजेंसी। तो सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट इज इट्स आर्टिकल, नेशनल इमरजेंसी क्या है। एंड डिक्लेयर ड्यूरिंग वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन, ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो तीन पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? रिपीट कीजिए फिर से, क्या इंपॉर्टेंट है? वो लिखा है मैडम, लिखा है, देखो ना, नेशनल इमरजेंसी इज रिटन ऑन द पेज 14। जी सबको दिख रहा है? आई होप एवरीबडी कैन सी दिस। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, डिक्लेयर ड्यूरिंग वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी दिस 3 points आर फॉलोड। नेक्स्ट सर स्टेट आर्टिकल इमरजेंसी। 352 सर हाँ सर आर्टिकल 352 356 360 ना? हाँ, तो वो लिखा ही है ना। आप अगर 14 और 15 और 15 पेज पे देखोगे, इट इज रिटन। आई होप एवरीबडी हैज नोट्स इन फ्रंट ऑफ देम। Sir, we need to write point wise or we need to write a paragraph? If you write point wise, it is good. If you write paragraph wise, underline कर लेना आर्टिकल को। Okay. Done. State emergency or president rule is given in Article 56, page number 15. Impose when state government cannot function according to the constitutional provision. So president to assume all any functions of the state and parliament to exercise legislative powers. ये दो ही चीज है, सिंपल, आपको ज्यादा इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज का मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जब कंडीशन फाइनेंशियल खराब होती है तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। और इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंडिया में आज तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। इंडिया में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। क्लियर? नेक्स्ट स्पेशल प्रोविजंस में आर्टिकल 370 है जिसमें स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस दिया हुआ है, ठीक है, उतना ही आपको लिखना है जिसमें नेम्स ऑफ द स्टेट लिखने हैं आपको। 370 में आपको नेम ऑफ द स्टेट लिखने हैं, J&K से लेके बहुत सारे स्टेट है जिनके नाम उधर दिए हुए हैं। एंड 371 में जो नाम दिए हुए हैं वो आपको लिखने हैं। जनरली ये टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे 370 एंड 371। अगर आएंगे तो भी 370 में जम्मू कश्मीर का नाम लिखना है। 370 और 3 मैं बताता हूँ, वेट मैं बताता हूँ। इफ द क्वेश्चन इज ऑन आर्टिकल 370, आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर लिखना है और उनको ऑटोनॉमस स्टेटस दिया हुआ है वो लिखना है। बट वो ऑटोनॉमस स्टेटस 2023 में कैंसिल हो गया, ये दिया हुआ है नीचे, ठीक है। ओके, आई होप इट इज गिवन इन द सेकंड पैसेज। बस इतना ही आपको लिखना है। सर कितने पेज का आंसर होना चाहिए? कितने पेज का नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं आपको। ऐसे क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन फंडामेंटल राइट्स, तो वो 2-3 पेज आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन फंडामेंटल ड्यूटीज, तो जो 10-15 ड्यूटीज है उसको आपको थोड़ा इलेबोरेट करना है। अभी लिखा क्या है, नेशन फ्लैग का रिस्पेक्ट करो, तो लिख सकते हो ना वर्ड्स में कि वन मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, वन मस्ट रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, वन मस्ट रिस्पेक्ट द नेशनल हीरोज, ये तो लिख सकते हो आप। क्लियर है? आर्टिकल 371 में देखो, आपको सिर्फ ऑटोनॉमस स्टेटस और वो जो स्टेट दिए हुए हैं आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, उनके नाम लिखना है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। तो उसमें प्रोविजन दिया हुआ है रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज एंड एजुकेशन। हाँ, So we have to write article number also. हाँ, अगर आर्टिकल नंबर लिखोगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर आपको ये कैसा होता है, बहुत आसाम टाइम सब जगह के नहीं, नाम के उनके साथ उनके 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 लिखने की जरूरत नहीं है। 370 में, 371 में लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू रिमेंबर द नेम ऑफ द स्टेट्स, नेम ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। हाँ, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन। ये आ सकता है क्वेश्चन ऐसा कि प्रोविजंस फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास, प्रोविजंस फॉर SCs, STs एंड OBCs। तो ये जो 4-5 प्रोविजंस दिए हुए हैं वो देखो क्या है। रिजर्वेशन इन पब्लिक सर्विसेज एंड एजुकेशन,
ठीक है। आर्टिकल उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ये लिखने की, अगर आपको रिमेम्बर हो सकता है तो लिखो। नेशनल कमीशन लिया हुआ है आर्टिकल 338 में, 338A में एंड 140 में। तो एक नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब है एंड ओबीसी का कमीशन है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है 330 में, 332 में। स्पेशल डेवलपमेंट प्रोविजन दिया हुआ है 275 में एंड 339। तो 279 में क्या होता है, ग्रांट इन एड्स दिया हुए थे, मतलब किसी SC ST OBC के लोगों को ग्रांट्स दिए हुए थे, ठीक है। उसके बाद है 5th एंड 6th शेड्यूल, तो उसमें क्या है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस है जो 5th एंड 6th शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के लिए दिए जाते हैं। बस इतना ही चीज आपको लिखना है, 6 पॉइंट लिखने हैं और उसके आगे उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। कोई डाउट है इसमें? गिव मी थम्स अप इफ यू डू। हाँ बोलिए ना। सर इधर 5 पॉइंट ही है सिर्फ। यस, बस 5 पॉइंट ही लिखना है आपको, और कितना लिखोगे आप? ठीक है, ओके बस उसको इलेबोरेट करो अपने वर्ड्स में, 2 पेज का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। जो भारत में जो लैंग्वेज पॉलिसी होनी चाहिए वो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंडिया डज नॉट हैव नेशनल लैंग्वेज। आप सबसे पहले ये लिखो, इंडिया डज नॉट हैव नेशनल लैंग्वेज। इंडिया की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है। इंडिया हैज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है? हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। समझ में आया? एंड इंग्लिश फॉर ऑफिशियल यूज, वो लिखा है देखो। आई होप एवरीबडी कैन सी दैट, पेज नंबर 17 ऑफिशियल लैंग्वेज। नेक्स्ट है 8th शेड्यूल, 8वां जो शेड्यूल है उसमें जो भी 22 लैंग्वेजेस दिए हुए हैं, शेड्यूल लैंग्वेजेस है 22 जो इंडिया की लैंग्वेजेस है उसमें दी हुई है 8th शेड्यूल में। स्पेशल लैंग्वेज राइट्स दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि कोई स्पेशल लैंग्वेज हो तो उसका स्क्रिप्ट, उसकी डायलेक्ट या उसका कल्चरल थिंग्स आप प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड लैंग्वेज सेफगार्ड के लिए स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर्स फॉर माइनॉरिटीज ये अपॉइंट किया गया। ये 4 पॉइंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये लैंग्वेज में किसको डाउट है? सर वी ऑलवेज स्टडीड दैट इंडियाज नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है। नो, मातृभाषा मतलब मदर टंग, ठीक है। मातृभाषा का ट्रांसलेशन होता है मदर टंग। नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया का। इंडिया हैज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मातृभाषा मतलब मदर टंग। मेरी मातृभाषा मराठी है, आपकी हिंदी हो सकती है, किसी की गुजराती हो सकती है, किसी की और हो सकती है। दैट इज डिफरेंट। नेशनल लैंग्वेज इंडिया की कोई नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में, एंड ऑफिशियल यूज पर्पज के लिए इंग्लिश है। आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड दिस। Yes. गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज वाला पार्ट। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉज। जो हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसी सबके प्रोटेक्शन अपने अपने लॉज के हिसाब से होते हैं, ठीक है। वो किधर, और इंडिया चाहती है डीपीएसपी में जो दिया हुआ है, डीपीएसपी में आर्टिकल 44 दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सब धर्मों के लिए, सब धर्मों के कल्चर के लिए एक ही कोड दिया जाए, एक ही पर्टिकुलर चीज हो ही जाए, एक ही रूल बुक बनाया जाए, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन अभी तक हमारे पास ये इम्प्लीमेंट इंडिया में नहीं हुआ है। हालांकि इसकी कोशिश की गई है बहुत जगह पे, लेकिन इंडिया में इम्प्लीमेंट यूसीसी अभी तक नहीं हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So please explain once more. हाँ, यूसीसी मतलब क्या? देखो, हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, मुस्लिम, हिंदू, पारसी, सिख एंड ऑल, सबके अपने अपने लॉज हैं, कैसे शादी करें या कैसे और चीजों के कल्चर के बारे में काम करें, तो अपने अपने लॉज हैं। तो अभी तक हम लोग सब अपने अपने धर्म के हिसाब से ही लॉ फॉलो करते हैं। लेकिन इंडिया के जो फोर फादर्स थे वो चाहते थे कि पूरे इंडिया के लिए एक ही लॉ हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन अभी तक इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया है। होपफुली जब सब एक हो जाएंगे, सब एक जैसे हो जाएंगे, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है। लेकिन अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल है 44। समझ में आया? गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस।
I hope you understand all the things we have clearly taken doubt also. I have told you also. I'll just provide you some of the notes if possible. Otherwise, these notes are enough to write the answer. I'll make sure कि आपको मैं थर्ड डे पे मतलब मंडे को आपको एक क्वेश्चंस की लिस्ट देता हूँ. Generally, you can go through these questions which is given in the 1.8 section. I'll give you more 10 question, 15 question on the first chapter and 30 question total on the all the chapters. ठीक है? Nobody will ask me in the next lecture कि questions कब देने वाले हो और कब देने वाले. मैंने बताया आपको मंडे को मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा. सर इतना 30 क्वेश्चन हो पाएगा सर इतना? टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं आपको बताओ मुझे. 30 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक एग्जाम के लिए. 30 क्वेश्चंस. हाँ सर ओनली 30 मार्क्स. Just let me hear once. What I'm जो भी रहेगा आपका. you are going to set the Here, sir, the question will be No, not like it's not about who is going to set the paper. Nobody knows that who is going to set the paper. Don't ask this kind of things. I'll just give you from my perspective. I'll just give you the simple questions. It is probably from that questions. Sir, just listen me one. Theme Just same हो सकते हैं. हाँ बोलिए. If you give us the 30 questions just before prior to one day before the exam, how will we going to retain that? That is what I'm saying. Answers in the mind. 30 questions are very simple. You अभी जो आज 6 question दिए हैं जो चैप्टर के नीचे हुए, that question will be included in these questions. तो आपका तो 6 मतलब 20 क्वेश्चन तो ऑलरेडी जो भी है वो आपके हो गया आज. तो सर समझा मैंने क्या बोला? सुनो मैं क्या बता रहा हूँ. Having exam on Tuesday, so if we have to attend lectures, how will we study for the subjects? सुनो ना मेरी बात. देखो, that is administrative constraint. I can assure you that has nothing to no role of mine to play in that. That is administrative constraint. Sir, recording मिलेगा ना? Sir, recording will be uploaded. Recording will be uploaded on the Telegram group, and that I'll tell you that respective person to upload that. ठीक है? अभी देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ. ये जो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है? तो 6 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना आज. 6-7 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के रहेंगे वो कल प्रिपेयर कर लेना. तो थर्ड डे पे आपको और 6-7 क्वेश्चन आएंगे. तो आपके पास क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे, 6 पूरे आएंगे. नहीं, भी तो सब्जेक्ट्स करने हैं ना सर, हम देखो. लोग और सब्जेक्ट्स कब करेंगे फिर? तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना. तो देखो 6 क्वेश्चंस करने के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होना चाहिए. इतना तो आपको करना चाहिए. Excuse me, sir. Sir, kindly give the questions. ये लोग ऐसे ही बहुत सी questions बोलते रहेंगे. अभी sir, please give the question and end this session. Guys, we have to study for exams also. सुनो मेरी बात प्लीज. हाँ, मैं क्वेश्चंस आपको एट मैक्स कल दे दूंगा. 20, 25, 30 क्वेश्चंस. ठीक है? आई वोंट गिव इट ऑन द मतलब, और वो मैं इधर नहीं दूंगा. इधर लेक्चर होगा सिर्फ. मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा. सर एक सेकंड. Nobody will ask me to give dictate questions. Telegram पे आपको वर्ड फाइल में क्वेश्चंस मिल जाएंगे. My question is that usually we have 10 marks question, like other papers they have like 4 questions 10 marks या 6 question देखो 10 जो marks. क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो मुझे पता नहीं है. ठीक है? मैं कल किसी से तो इंक्वायरी करके आपको वो पैटर्न और ये चीज जो है वो आपको बता देता हूँ. जनरली आपके जो सिलेबस में है ना उसका क्वेश्चन पैटर्न लिखा रहेगा. यू काइंडली आस्क ऑन द ग्रुप. Sir, it's a 30 mark paper. Yeah, it's a 30 mark paper and we have to attend 3 questions. Each question will carry 10 marks. 10 marks, yes. हाँ तो सिंपल So है. we just have to write the 3 big answers. तो मतलब 5 क्वेश्चंस consist रहेंगे of the आपको, उसमें से 3 लिखने हैं. यस और नो? Yeah, right. Yes, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 लिखने हैं. तो बस आपको 10-15 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो. इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर दैट लेकिन वो जो 10-15 क्वेश्चन है वो तो ऐसे नहीं है कि 1-2 लाइन वो तो बहुत बड़े लिखने पड़ेंगे. मैं आपको सुनो याद रखना पड़ेगा. मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है? प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है. सुनो मेरी बात. प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है. डीपीएसपी इंपॉर्टेंट है. चालू किया हम लोग को सुनाई दिया हम लोग. हेलो. यस सर, कंटिन्यू प्लीज. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी ये इंपॉर्टेंट है. Guys, please mute your mic. Let me listen to sir.
इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 6 पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। इस 6 के ऊपर एक एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना, और क्या चाहिए। सर Sir, आपने can लास्ट you का क्या repeat बोले? once, please? Sir, can you हाँ? please repeat? again. लास्ट दो प्रीएम्बल, टॉपिक। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी एंड इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग ने 1.5 या 1.6 में पढ़ा। प्लीज आपका माइक म्यूट करो, प्लीज माइक सर म्यूट करो। बीपीएससी क्या बोले सर आपने? सर सेकंड थर्ड पॉइंट क्या बोले आप? थर्ड पॉइंट है फंडामेंटल डायरेक्टिव राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल स्टेट पॉलिसी। नो सर, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, थर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। सर एक बार लास्ट के लिए रिपीट कर दीजिए ना, हाँ स्टार्ट से देखिए। देखो फिर से एक बात बताता हूँ, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी। स्लोली 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 स्लोली। एफआर लिख दो ना, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी, influence on Indian Constitution, influence on Indian Constitution. That will हाँ be वही sources and influence both are same. Yes. Okay. Sources and influence of on Indian Constitution. And last part है special provisions of Indian एक बार Constitution. बताओ ना प्लीज। Special provisions on Indian Constitution. कोई तो ग्रुप में लिख के इस पे मैसेज कर देना। देखो किसी का मैसेज आ रहा है, आप पढ़ लेना। Sir, this will be from chapter 1. Likewise, we have more 3 Yes, chapters. likewise. Tomorrow I'll give you the next. Tomorrow I will give you the second chapters, and on the next day I'll give you the third chapter. Yes, Clear? thank you. Yes. Now we will conclude. I hope. सर आपने जो टॉपिक्स दिए इम्पोर्टेंट, तो उसके अंदर अगर क्वेश्चन आया तो मतलब वो पूरा लिखना है इसका आंसर, जो मतलब पूरा नहीं लिखना है। आई हैव टोल्ड यू जितना इम्पोर्टेंट है, आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास अभी जो हम लोग ने किया उसमें कितना लिखना है, ठीक है? मैंने बताया आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है। Now we will stop here. So we will I'll get meet you. the document, right? बाय सर, गुड नाइट। हाँ, if you have any doubt, we will clear it tomorrow. We won't make any. विकास सर, विकास सर, आपके पास जो भी मतलब इम्पोर्टेंट है ना अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आप राजू सर को प्लीज सेंड कर दीजिए, ताकि वो हमारा। अरे ये जो आपके पास नोट है ना, सुनो ये जो आपके पास नोट्स आए हैं ना, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा आपको एक्स्ट्रा चीज। दिस इज इनफ, ठीक है? Sir, one request, please. बोलो। I just want to ask you that is it possible that you can take the second chapter and third on tomorrow? Because if you keep on Monday, then yes, no issue, absolutely no issue. I'll complete the second and the third chapter tomorrow itself. No issue. Because we need to study for the Tuesday. I'll try. Listen, I'll try to cover it tomorrow itself. ठीक है? But in case अगर नहीं हो पाया तो I'll take one more session day after two. सर याचं PDF कशावर मिळेल? PDF तुमच्याकडे ऑलरेडी तुम्हाला सेंड केलेलं आहे. कोणत्या टेलिग्राम ग्रुपवर? टेलिग्राम ग्रुपवर तुम्हाला सगळ्या गोष्टी याचं PDF मिळून जाईल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एवढाच अभ्यास तुम्हाला सगळ्या गोष्टी मिळून जातील. रुक ना बाबा थोडा. ठीक आहे, प्लीज. नाउ वी विल स्टॉप हियर. आम्ही बुक फॉलो करतो जे आम्हाला मिळाले होते, तर ते सेमच आहे ना? हो, जे तुम्हाला मिळाले त्याच्यातनच क्वेश्चन येणार, तेवढंच बस करायचं, तेवढ्यातच अभ्यास होईल. हो, ते बरोबर बोलताय तुम्ही. मी हे बोलतोय की आम्हाला बुक मिळाले, म्हणजे युनिव्हर्सिटीकडून बुक्स भेटतात ना आपल्याला, ते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचे एकदम छोटंसं बुक आहे, तर ते फॉलो केलं तरी चालेल ना? तेवढंच फॉलो करा, चालेल, उतना ही फॉलो करो. आई होप एवरीबॉडीज डाउट इज रिजॉल्व. बाय. सर एक क्वेश्चन है, 3.5 चैप्टर्स दिख रहे हैं, तो ऑल ऑफ द 3.5 चैप्टर्स में से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, मतलब वो पूरे ही करने हैं या जितना अभी हमारा स्टडी है जितना मैंने बताया उतना ही करो, जितना मैंने इंपॉर्टेंट थीम बताया उतना ही करो, उसके ऊपर ही आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है? आपको 5 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 2 आप एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है? ओके, so you will be getting good chance of clearing this exam, ठीक है?
We will stop here. Okay, sir. Got it. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, everyone. Okay, Thank you. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir.